Good morning, student. Today, our topic is testing and calibration of single-phase energy meter by phantom loading and error in wattmeter and energy meter and their compensation. ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी उसके अंदर जो कुछ टॉपिक रह गए थे उसकी शुरुआत है. ओके. सबसे पहले जब अपन कैलिब्रेशन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कैलिब्रेशन क्या होता है. किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ में जब आप कंपेयर कराते हैं, दैट इज नॉन एज कैलिब्रेशन. उसके लिए जो पहला टॉपिक है आपका वो है आपका फैंटम लोडिंग. ओके, तो व्हाट इज द फैंटम लोडिंग? जैसे नाम से पता है, फैंटम फैंटम का मतलब होता है प्रेत. ठीक है, भूत प्रेत. तो जो फैंटम लोडिंग, इसकी डेफिनेशन है, फैंटम लोडिंग is the phenomenon in which the appliances consume electricity even when they turn off. आप सब लोग अपने माइक ऑफ कर दो. In which the appliances consume electricity even when they turn off. The disk of the energy meter rotate which increase the reading of the meter but the device do not consume power. इसका मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो अप्लायंसेस है, होम अप्लायंसेस है, वो होम अप्लायंसेस आप उसको स्विच ऑफ कर देते हो, लेकिन स्विच ऑफ करने के बाद में भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है. ठीक है, तो उस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम होने के बाद में भी जो आपका मीटर है उस मीटर का रोटेशन भी शुरू रहता है. राइट. तो इस तरह की जो लोडिंग होती है उसको अपन बोलते हैं वेम्पायर या वर्चुअल लोडिंग. राइट. और ये जो फैंटम लोडिंग है, ये फैंटम लोडिंग मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के अंदर होता है. ओके. अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है? जैसे आपने देखा होगा कोई भी सेटअप बॉक्स है या कुछ भी है, जब आप उसको ऑफ करते हो तो 10-15 हो रखा होता है, लेकिन जब आप उसको ऑन करते हो तो टाइम एक्यूरेटली वो आगे चलता रहता है. तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने एपरेटर्स को स्विच ऑफ कर लेते हैं तो स्विच ऑफ करने के बाद में भी, स्विच ऑफ करने के बाद में भी वो ऑपरेट हो रहा है. तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है वो ऑपरेशन किस कारण से हो रहा है? कि उसके अंदर फैंटम लोडिंग है. राइट. अब ये फैंटम लोडिंग क्यों करते हैं अपन? बेसिकली फैंटम लोडिंग करने का रीजन ही यही होता है कि जब अपन टेस्टिंग कराते हैं, अगर किसी सर्किट को अगर अपन टेस्टिंग कराते हैं, ठीक है, तो उसकी जो मीटर की कैपेसिटी होती है वो काफी हाई होती है. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल लोडिंग अरेंजमेंट है उसके अंदर वेस्टेज ज्यादा होता है. तो उस वेस्टेज से बचने के लिए या उस एरर को रिमूव करने के लिए हम लोग ये जो टेस्टिंग करते हैं वो फैंटम लोडिंग पे करते हैं. राइट. ओके. ये एग्जांपल्स ऑफ फैंटम लोडिंग, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर आप, जैसे मैंने कहा था कि किस तरीके से आपका जो एरर है वो मिनिमाइज हो रहा है या जो इफिशियंसी है वो अफेक्ट कर रही है. तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, कंसीडर द डीसी एनर्जी मीटर हैविंग रेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट एंड करंट 9 एम्पियर. एक एनर्जी मीटर है डीसी जिसका रेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है और करंट उसकी 9 एम्पियर है. और उसका जो प्रेशर कॉइल और जो करंट कॉइल है उसकी जो वैल्यू है वो 4400 ओम एंड 0.1 ओम. 0.1 ओम किसकी है? करंट कॉइल का रेजिस्टेंस है. और 4400 प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस है. द पावर कंजप्शन ऑफ द लोड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैंटम इज एक्सप्लेन. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट लोडिंग अरेंजमेंट की. तो डायरेक्ट लोड, ये आपके पास डायग्राम दे रखा है, ये आपका डायरेक्ट लोडिंग अरेंजमेंट, इसके अंदर करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों कनेक्टेड है, वो डायरेक्टली लोड से कनेक्टेड है. और यहाँ से हमने सप्लाई दे रखा है, ये आपका डायरेक्ट लोडिंग अरेंजमेंट है. इसके अंदर लॉसेज ज्यादा होते हैं जब आपके पास वोल्टेज हाई टेस्टेड होता है. दूसरा आपके पास ये है फैंटम लोडिंग अरेंजमेंट. तो फैंटम लोडिंग अरेंजमेंट में मैंने क्या कर रखा है कि जो आपकी प्रेशर कॉइल है उस प्रेशर कॉइल को मैंने सप्लाई 220 वोल्ट दी है, और जो आपका करंट कॉइल है उसको अलग से एक 9 वोल्ट की सप्लाई दी गई है. राइट. तो इसमें आपके पास जो सप्लाई है वो डिफर आ रही है. ओके. उस सप्लाई डिफर के कारण क्या हो रहा है, जैसे डायरेक्ट लोड अरेंजमेंट की बात करें तो द पावर कंजप्शन ऑफ प्रेशर कॉइल सर्किट इज कैलकुलेटेड. इस पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R. ओके. तो V स्क्वायर कितना है? तो 220 के स्क्वायर. R कितना है किसके लिए? प्रेशर कॉइल के लिए. प्रेशर कॉइल के लिए R कितना है? 4400. 4400 इसकी वैल्यू होगी आपकी 11 वॉट. ये आपका पावर कंजप्शन हो गया प्रेशर कॉइल के लिए. उसके बाद में होता है पावर कंजप्शन इन करंट कॉइल सर्किट. अगेन 220 वोल्ट है, करंट आपका कितना फ्लो हो रहा है? 9 एम्पियर. ठीक है. ओके, 9 एम्पियर. लेकिन यहाँ पर आपके पास कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक है ये. तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? करंट कॉइल यहाँ हो जाएगा 0.1. तो 220 ये आपका जो हो जाएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, तो यह आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 220
मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.1। ठीक है, तो ये जो 0.1 है ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा करीब करीब 219 पॉइंट समथिंग आसपास। तो 219 समथिंग हो गया। तो 219 और ये 11, ये कितना हो गया आपके पास, ये आपका हो गया 11, ये आपका हो गया इज इक्वल टू 219 20 230 के आसपास। तो ये आपका जो वोल्ट हो रहा है वो 230 वोल्ट है। ओके, तो जिस तरीके से अब यहाँ पर जब हम डिस्कस करते हैं कि ये कितना वोल्टेज है, तो ये आपका इतना इतनी वैल्यू आ गई 230 वोल्ट। लेकिन लेकिन जब आप दूसरे दूसरे सिस्टम में जाते हैं, दूसरे सिस्टम में आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरे सिस्टम में ये होगा कि जब आप उसको फैंटम लोडिंग अरेंजमेंट दे रहे हो, फैंटम लोडिंग अरेंजमेंट दे रहे हो, तो ये आपके पास क्या होगा कि द पावर कंजप्शन ऑफ द प्रेशर कॉइल इज गिवन बिलो 220 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4411 वोल्ट हो गया ये। अगेन यहाँ पर आपके पास पावर 9 वोल्ट था अगेन, तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 81 वॉट हो गया। तो यहाँ जो टोटल पावर हो रहा है वो 92 वॉट हो रहा है, यहाँ जो टोटल पावर होता है वो 1100 वॉट हो रहा है। तो क्या हुआ, ये आप कैलकुलेशन आप अपने पेज पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि पहले वाले के अंदर आपका जो पावर का कंजप्शन है वो कितना हो रहा है 1000 वॉट के आसपास। लेकिन जब फेंटिंग लोडिंग का अरेंजमेंट है तब आपका कंजप्शन कितना हो रहा है 92 वॉट। तो ये अपन कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट लोडिंग अरेंजमेंट है, उस डायरेक्ट लोडिंग अरेंजमेंट के अंदर पावर का जो कंजप्शन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फैंटम लोडिंग अरेंजमेंट। तो जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका एनर्जी मीटर है उस एनर्जी मीटर के टेस्टिंग को हम लोग फैंटम लोडिंग के ऊपर ही करते हैं, ताकि उससे जो इफिशियंसी है वो अच्छी होती है, जो और जो एरर होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। राइट, ओके। उसके बाद में आता है आपका कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी पढ़ा था, कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर। तो कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर का मतलब क्या हुआ कि अपन लोगों ने जो प्रैक्टिकल किया था उसमें एक तरह से ये था कि द मेजरमेंट ऑफ एरर, कि वास्तव में देखा जाए तो कितना लोड उससे कनेक्टेड है, और जब हम एक लोड को मेजर करते हैं तो वो लोड कितना आ रहा है, उन दोनों लोड को हम कंपेयर कराते हैं। देन वी फाइंड द एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। कि मैं कहूं कि मेरे पास 6 बल्ब कनेक्टेड थे 60 वॉट के, तो इसका मतलब 360 वॉट हो गया। तो ये 360 वॉट क्या है, ये 360 वॉट एक्चुअल वैल्यू है, या उसको कहते हैं ट्रू वैल्यू है। उसके बाद में जब मैं उसको पावर को मेजर करूंगा तो वो कितनी रीडिंग आ रही है, उनका जो डिफरेंसेस होगा वो डिफरेंसेस मेरी एरर होगी। ये आपका एक डायग्राम दे रखा है, ये सब स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर है, ये आपका एनर्जी मीटर अंडर टेस्ट है। नॉर्मल सिंपल डायग्राम है, सिंगल फेज आपने सप्लाई दे रखी है, वोल्ट मीटर को आपने कनेक्ट कर रखा है पैरेलली, अमीटर को कनेक्ट कर रखा है आपने सीरीज के अंदर। ये आपका जो एनर्जी मीटर है वो एनर्जी मीटर स्टैंडर्ड है, अच्छी रेटिंग का है, फुली कैलिब्रेटेड है। और इस फुली कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर को हम कंपेयर कराते हैं जो एनर्जी मीटर है वो अंडर टेस्ट है। तो बेसिकली कैलिब्रेशन का आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जो कैलिब्रेशन का मतलब यही होता है कि किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू या टेस्ट वैल्यू के साथ में कंपेयर कराना। और जब कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो भी आप एनर्जी मीटर यूज कर रहे हैं उस एनर्जी मीटर को मैं एक स्टैंडर्ड एनर्जी मीटर के साथ में कंपेयर करा रहा हूँ। द कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर may become inaccurate during its vigorous use due to various region। vigorous मतलब बहुत ही जोरदार तरीके से हम जब आप इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो वो कई बार इनएक्यूरेट रिजल्ट भी देता है। इट इज नेसेसरी टू कैलिब्रेट द मीटर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एरर। इसीलिए हमको उसकी एरर को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। इट्स रीडिंग सो दैट सेम मीटर कैन बी यूज्ड फॉर करेक्ट मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। इन दिस मेथड प्रिसाइज ग्रेड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड। वही है, आपको पता है प्रिसाइज का मतलब क्या होता है कि जो वास्तव में उसका जो वैल्यू है वो करीब 0.001% भी एरर नहीं हो, इस तरीके का आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। These indicate instrument are connected in the circuit of meter under test। ओके, तो यह अंडर टेस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, द टाइम टेकन इज आल्सो एनर्जी रिकॉर्डेड बाय मीटर अंडर टेस्ट। अब आप क्या करोगे, जो आपका एनर्जी मीटर है वो अंडर टेस्ट के अंदर मेजर करेगा, वो क्या हो जाएगा आर एक्स बाय के एक्स। और ये किसमें होगा, किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर क्या होता है, किलोवाट आवर होता है यूनिट होती है एनर्जी। ओके, अब ये आर एक्स क्या है, आर एक्स आपका है रिवॉल्यूशन मेड बाय डिस्क ऑफ मीटर अंडर टेस्ट। जो आपका अंडर टेस्ट मीटर है वो अंडर टेस्ट मीटर कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है उसको मेजर करेगा। और के एक्स क्या है, के एक्स आपके पास है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर पर मीटर। ओके, तो
ये आपका जो kx और rx, इन दोनों वैल्यू को जब आप मेजर करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की, कि ये जो चीज आप कर चुके प्रैक्टिकल में, कि आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी आएगी। और इस एनर्जी के साथ में आप एक बार क्या करोगे, स्टैंडर्ड की वैल्यू भी मेजर करोगे। तो स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या थी और टेस्ट की वैल्यू क्या थी, उन दोनों का जब आप एरर निकालोगे या उन दोनों के बीच में जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे, वो कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा जो टेस्ट सिग्नल है वो जीरो से डाउन की तरफ एरर दे रहा है या जीरो से अप की तरफ। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उसके अंदर पॉजिटिव एरर आ रही है या नेगेटिव आ रही है, राइट। तो ये आपका कैलिब्रेशन हो जाता है एनर्जी मीटर का। ओके, उसके बाद में आता है आपका एनर्जी मीटर टेस्टिंग। जब आप एनर्जी मीटर को यूज करते हैं तो एनर्जी मीटर की टेस्टिंग के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं जो एनर्जी मीटर है उस एनर्जी मीटर को किस तरीके से टेस्ट करूं। तो इंडियन इलेक्ट्रिफिकेशन जो कंसर्न स्टैंडर्ड्स होते हैं, आईईसी स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देयर आर 3 सेगमेंट्स। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एस्पेक्ट्स, सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल सर्कुलेटिंग एस्पेक्ट्स एंड थर्ड वन इज क्लाइमेट कंडीशन एस्पेक्ट्स। ठीक है, आप खुद भी जानते हो आपके घर में एनर्जी मीटर लगा हुआ है, तो उस एनर्जी मीटर के अंदर मैकेनिकल पोर्शंस भी होते हैं। मैकेनिकल पोर्शन कहाँ होता है, जो गियर बॉक्स लगा होता है, जहां पे आपका रजिस्टिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। तो कई बार ये होता है कि अगर उसके जो गियर के जो चैनल है या जो उसके बॉक्सेस है गियर के, अगर वो ऊपर से कट जाएंगे तो उसका जो मूवमेंट हो जाएगा वो एकदम, उसका फ्रिक्शन नहीं होके वो डायरेक्टली मूव होगा। जैसे आप बाइक का यूज करते हैं तो कंटिन्यूसली अगर आप विदाउट क्लच का यूज किए हुए अगर आप गियर को यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि कई बार जो गियर है वो डायरेक्टली लग जाते हैं। तो वो कब लग जाते हैं, जब उसका जो ऊपर के जो खांचे बने हुए होते हैं, जो इस तरीके से जो खांचे बने हुए होते हैं, ये इस तरीके से खांचे बने हुए होते हैं, तो इन खांचों में क्या होता है कि जब आप उसको यूज नहीं करेंगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा ब्लैंक हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर वो फ्रिक्शन होना बंद हो जाता है। तो आप क्या करोगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर कोई भी मैकेनिकल एरर नहीं हो। तो फर्स्ट वन इज मैकेनिकल कंपोनेंट टेस्ट। जो भी आपके पास अवेलेबल है, जरूरी नहीं है वो पूरा कॉन्सेप्ट हो, जितने मैकेनिकल कंपोनेंट है उन सबका टेस्ट होना चाहिए कि वो अपना प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं। उसके बाद में आता है क्लाइमेट कंडीशन टेस्ट, इंक्लूड दोज लिमिट विच इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द मीटर एक्सटर्नली। जैसे इसमें बहुत सारे आते हैं, चाहे वो हीटिंग का हो, चाहे डस्ट का हो, तो वो सारी चीजें इसमें अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, आपका जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपका जो वेदर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, डस्ट है, धूल है, उसके हिसाब से आपका मीटर, उसका भी टेस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट कवर्ड मैनी टेस्ट बिफोर गिविंग एक्यूरेसी सर्टिफिकेट अंडर दिस सेगमेंट एनर्जी मीटर टेस्टिंग फॉर। तो ये कुछ टेस्ट्स दे रखे हैं आपको कि किस किस तरीके से टेस्ट होंगे। तो ये आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो आपके पास टेस्ट दे रखे हैं। ओके, फर्स्ट वन इज प्रॉपर इंसुलेशन। तो आपका इंसुलेशन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, इंसुलेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आपको चेक करना है कि आपने सिंगल फेज एनर्जी मीटर का यूज किया है तो आपकी सप्लाई सिंगल फेज आ रही है नहीं आ रही है। अगर आपके 3 फेज एनर्जी मीटर है तो उसका 3 फेज आ रही है नहीं आ रही है, कितना वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ रहा है, कितना वोल्टेज में वेरिएशन आ रहा है, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ वॉल्ट, कि क्या वास्तव में वहां पर अर्थ वॉल्ट का प्रोटेक्शन है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेरेबिलिटी, जो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, जो मैग्नेट्स होते हैं इसके अंदर, शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट, उस मैग्नेट और जो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रही है उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू आर यूज है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ज्यादा हो गया मैकेनिकली मैग्नेटिक इफेक्ट से। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए कि किस तरीके से आप उसको यूज करोगे, राइट। तो ये कुछ टेस्टिंग होता है, आपको सिर्फ इतना ही देखना है। ये आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ फैंटम लोडिंग टेस्टिंग है, लेकिन मैंने फिर भी ये चीज इसमें ऐड की है कि आप इसमें देख सकते हो कि एनर्जी मीटर के अंदर किस तरीके से टेस्टिंग हो सकती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज, सिंगल फेज पावर एंड सिंगल फेज एनर्जी मीटर। जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक जितना बड़ा है उसका आंसर उतना ही छोटा है। उसका आंसर इतना छोटा कैसे है, उसका आंसर इसलिए छोटा है कि एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट को कौन मेजर करता है, करंट को मेजर करता है आपका करंट ट्रांसफार्मर, या फिर करंट को मेजर करता है आपका अमीटर। तो आपको पता है अमीटर आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। देन वोल्टेज, अगेन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वोल्ट मीटर, आपको ये भी पता है कि वोल्ट मीटर आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सिंगल फेज पावर, पावर आपको पता है कहाँ है,
पावर आप वॉटमीटर मेजर करता है, अमीटर और वोल्टमीटर उसका अगर एक कॉलिब्रेशन किया जाए वो भी पावर को मेजर करता है। तो आपके आपके पास आपके पास जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट आप कर सकते हो। उसके बाद में आता है आपका सिंगल फेज एनर्जी। हमको ये भी पता है कि सिंगल फेज जो एनर्जी है वो एनर्जी मीटर मेजरमेंट करते हैं। तो जो एप्लीकेशन है, चाहे वो अमीटर का हो, चाहे वो वोल्ट मीटर का हो, चाहे वो सिंगल फेज पावर का हो, चाहे वो एनर्जी का हो, तो ये जो सारे मेजरमेंट है हमको इसको पता है। कुछ एप्लीकेशन इसमें दे रखे हैं जैसे मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, ये कुछ नॉर्मल मैंने एप्लीकेशन दे रखे हैं। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, एक वोल्ट मीटर ले लूंगा, एक अमीटर ले लूंगा, देन V इज इक्वल टू आई आर, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। मेगर मुझे अर्थ का रेजिस्टेंस मेजर करना है। डिजिटल मीटर, बहुत सारे डिजिटल मीटर होते हैं, चाहे अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, वॉट मीटर हो, एनर्जी मीटर होते हैं, बहुत सारे डिजिटल मीटर। वो मीटर जिसका रीडिंग डिजिटली अपने को मिले, दैट इज कॉल्ड डिजिटल मीटर। वॉट मीटर है, पोटेंशियोमीटर है, ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर जो आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद में सीआरओ है, ऑसिलेटर्स है, ब्रीजेस है। ये जस्ट एक कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिन एग्जांपल्स के अंदर एनर्जी मीटर, वॉट मीटर, मीटर और वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। बहुत सारे और भी एपरेटर्स होंगे जहां पर आप, जैसे मशीन्स के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ एनर्जी मीटर का यूज होता है, या चाहे वॉट मीटर का यूज होता है, चाहे मीटर का यूज होता है, चाहे वोल्ट मीटर का यूज हो रहा है। तो जितने भी एप्लीकेशन है आपके अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर और एनर्जी मीटर के, वो सारे इस रेंज के अंदर आएंगे। ओके, उसके बाद में अब आता है एरर्स एंड देयर कंपनसेशन इन वॉट मीटर। अब जो एरर है वॉट मीटर में, कितनी तरीके की एरर हो सकती है। तो फॉलोइंग आर द एरर इन द इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर टाइप वॉट मीटर। इसमें कुछ टाइप दे रखे हैं, कौन से टाइप्स के एरर होंगे। इसमें आपको दे रखा है, फर्स्ट वन इज एरर इन प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस। जो आपकी ऑब्वियसली जो वॉट मीटर होता है उसके अंदर दो कॉइल होती है, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। तो अगर आपका प्रेशर कॉइल है उसका इंडक्टेंस है, उसके कारण एरर आ रही है, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। या फिर एरर मे बी ड्यू टू प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस, एरर मे बी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट, एरर मे बी ड्यू कनेक्शन प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड आफ्टर करंट कॉइल, या करंट कॉइल आफ्टर प्रेशर कॉइल ड्यू टू एडी करंट बाय वाइब्रेशन ऑफ मूविंग सिस्टम। जो भी मूविंग सिस्टम है उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, हमिंग हो रही है, वो अपनी जगह से चेंज हो रहा है बार बार। तो उसको किस तरीके से आप फोल्ड करोगे, टेम्परेचर के कारण है, कई बार टेम्परेचर डाउन जा रहा है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उसके कारण क्या हो रहा है। तो ये जो कुछ आपके पास एरर है, उस एरर के क्या इफेक्ट होंगे, कुछ एरर के इफेक्ट के कारण अपन करें। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे, वो ये है। ओके, अब इसमें कुछ है कि आपके पास जो एरर है और उसका अगेन ओवरकम भी हमने दे रखा है। जिस तरीके से आपका है कि एरर एंड देयर कंपनसेशन, तो पहला आपके पास एरर एंड देयर उसका कंपनसेशन है। पहला आपके पास है एरर ड्यू टू कनेक्शन मेथड। कनेक्शन मेथड का मतलब आपने उसका जो कनेक्शन है, चाहे वो करंट कॉइल का हो, चाहे वो प्रेशर कॉइल का हो, आपने सही तरीके से उसको नहीं किया है। तो आपको उसको चेक करना है। टू ओवरकम, wattmeter are provided with additional compensating winding which is connected in series with pressure coil but positional in such a manner that is produce a field in opposition to that produced by current in current coil। ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर आपके जो कनेक्शन है उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें एक एडिशनल कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, जिसको आप प्रेशर कॉइल के सीरीज में यूज कर सकते हैं या प्रेशर कॉइल के अपोजिशन करके भी उसको एरर को रिमूव कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस। प्रेशर कॉइल जो इंडक्टेंस है उसके, अगर प्रेशर कॉइल का जो इंडक्टेंस है उसके कारण को एरर है तो क्या करेंगे, तो उसके कारण हम ये करेंगे कि एक सूटेबल वैल्यू जितनी भी एरर है तो इसकी एक रेंज होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। अगर प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस है उसके में कुछ चेंजेस आ रहा है तो उस प्रेशर कॉइल के पैरेलल में एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे। ओके। थर्ड है आपका एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस। अगर आपके पास जिस तरीके से इंडक्टेंस की प्रॉब्लम थी तो मैंने पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया, अब मुझे कैपेसिटर की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिजाइनिंग प्रेशर कॉइल सर्किट सच एज इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट मैचेस एक्जेक्टली विद द कैपेसिटर रिएक्टेंस ऑफ द। तो मैं उस तरीके का एक सर्किट डिजाइन करूंगा, ठीक है, जो क्या करेंगे, उसके जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस है और इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो इंडक्टिव कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट हो जाए। इसका मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। अगर किसी भी प्रेशर कॉइल की कैपेसिटेंस में एरर आ रहा है तो मैं सर्किट को इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है
वो इंडक्टिव कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाए, राइट। ओके, उसके बाद में आता है एरर ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट। अगर म्यूचुअली वहां पर इंडक्टेंस दो कॉइल मैंने यूज कर रखी है, वहां म्यूचुअली को प्रॉब्लम आ रही है, तो दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर डिजाइन ऑफ प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल सिस्टम सो दैट दे ऑलवेज रिमेन एट जीरो पोजीशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये बहुत ही कॉमन आंसर है कि अगर आपके पास म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल है तो दोनों एक तरह से कॉइल ही, दोनों का इंडक्टेंस ही है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आ गया म्यूचुअली, तो क्या करेंगे? तो उसको अपन डिजाइनिंग में इस तरह से करना है कि इनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ऑलवेज जीरो ही रहे, ठीक है। तो ये कॉमन आंसर है। ओके, उसके बाद में आता है एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। तो टू अवॉइड दिस एरर मैग्नेटिक शील्डिंग, इसमें क्या करेंगे कि आपने, मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर कि हम लोग मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं। मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास मान लो ये आपका रेजिस्टेंस है, ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता था, यहाँ मैं एक शील्डिंग प्रोवाइड कराता था, राइट। तो इसी तरीके से मुझे क्या करना है, इसी तरीके से मुझे ये करना है कि यहाँ पर भी मैं एक तरीके से शील्डिंग प्रोवाइड कराऊं ताकि जो मेरा स्ट्रे फील्ड इफेक्ट है वो स्ट्रे फील्ड इफेक्ट खत्म हो जाए। उसके बाद में आता है एरर ड्यू टू ईडी करंट। तो ईडी करंट के लिए क्या करेंगे, जो आपका सॉलिड मेटल पार्ट्स है उसको लैमिनेटेड कर देंगे, या उसको पार्ट को इस तरह से यूज करेंगे या लैमिनेटेड करेंगे जिससे ईडी करंट फ्लो नहीं हो, राइट। उसके बाद में अगेन टेम्परेचर। तो ये तो आप जानते ही है कि टेम्परेचर को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस तरह का मेटेरियल लेंगे जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो, ठीक है। जैसे आप कोई भी कंपोनेंट ले रहे हो वो जल्दी से हीटअप नहीं हो, या कोई भी कॉइल ले रहे हो जल्दी से हीटअप नहीं, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। देन एरर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मूविंग सिस्टम। मैंने आपको वही कहा था कि आपके पास कोई भी मूविंग सिस्टम है और अगर वो मूविंग सिस्टम वाइब्रेट हो रहा है तो उसके कारण पूरा सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या जो आपका इंडिकेशन है वो इंडिकेशन ऊपर नीचे हो सकता है जिसके कारण उसकी वैल्यू चेंजेस हो सकती है। तो it is avoided by designing the moving system such that its natural frequency is greater than 2 times the frequency of deflecting torque of the wattmeter। तो उसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से 2 टाइम ग्रेटर हो। अगर आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 50 है, तो कम से कम जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एटलीस्ट 200 के आसपास हो या 150 हो, ताकि आप वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते, राइट। ओके, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं लास्ट में रिजॉल्व कर दूंगा। उसके बाद में रहता है एरर ड्यू टू फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जैसे हो सकता है, मैंने आपको कहा कि जो फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, तो क्या करेंगे, द वेट ऑफ मूविंग सिस्टम कैन बी रिड्यूस अ मिनिमम पॉसिबल। जब आपके पास एक चीज हम जानते हैं कि अगर आपके पास वेट ज्यादा होगा तो वो दूसरे से रगड़ रगड़, आपका खुद का भी वेट अगर ज्यादा है तो आप भी क्या करेंगे, आप भी अपने शरीर को धरती से रगड़ रगड़ के चलाएंगे। तो उस वेट को मैं क्या करूंगा, मिनिमम करूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरा जो फ्रिक्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। ओके, उसके बाद में वो तो था वॉट मीटर था। इसके बाद में आपके पास एक लास्ट पॉइंट है, वो है एरर एंड देयर एडजस्टमेंट इन एनर्जी मीटर। या आपके पास जो एनर्जी मीटर है उस एनर्जी मीटर के अंदर क्या क्या एरर हो सकती है। तो इसके अंदर कुछ एरर दे रखी है, फेज एरर, स्पीड एरर, फ्रिक्शन कंपनसेटर और फ्रिक्शन एरर, क्रीपिंग, टेम्परेचर एरर, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एंड वोल्टेज वेरिएशन। ओके, अब फेज एरर का मतलब क्या हुआ, आप खुद जानते हो कि फेज एरर का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका शंट मैग्नेट आप यूज करते हैं और जो आपका सीरीज में, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है 90 डिग्री का, ठीक है, अगर वो चेंज हो जाए, ठीक है, या तो वो डिक्रीज हो जाए या वो इंक्रीज हो जाए या वो लैग कर जाए या लीड कर जाए, तो क्या होगा। तो इसमें लिखा हुआ फेज एरर क्या है, इट इज नेसेसरी दैट द एनर्जी मीटर शुड गिव करेक्ट रीडिंग ऑन ऑल पावर फैक्टर which is only possible when the field set up by shunt magnet lag behind the applied voltage by 90 degree। जो आपका शंट मैग्नेट होता है, ओके, शंट मैग्नेट क्या होता है, जो शंट मैग्नेट ई शेप में होता है वो शंट मैग्नेट अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री का लैग करना चाहिए। बट द फ्लक्स ड्यू टू शंट मैग्नेट डज नॉट लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज एग्जैक्टली बाय 90 डिग्री। लेकिन क्या होता है कि वो 90 डिग्री से एग्जैक्टली लैग नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और आयरन लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे इसका एडजस्टमेंट, the flux in shunt magnet can be made to lag behind the supply voltage by exactly 90 degree by adjusting the position of shading band or shading ring or shading coil placed around the lower part of the control limb of the shunt magnet। The adjustment is known as lag adjustment or power factor। तो इसमें सीधा एग्जांपल इसने ये दे रखा है
कि जो आपका सेंट्रल लिम्ब होता है, उस सेंट्रल लिम्ब को वहां पर क्या करेंगे, वहां पर अपन एक शेडेड रिंग लगा देंगे। तो उस शेडेड रिंग के कारण क्या हो जाएगा कि उसका जो मूवमेंट है वो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अगर आपने उसको स्टार्टिंग में 90 डिग्री एडजस्ट कर दिया है, तो उसके बाद में जितना भी लोड इंक्रीजेस होगा, जितना भी वर्किंग होगा, वो उसको शेडेड जो रिंग है, जो शेडेड कॉइल आपने अलग से ऐड कर रखी है जो ई लिम्ब पे, वो वहां से नहीं हटेगा और कितना जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर कंपनसेट हो जाएगा। उसके बाद में आता है स्पीड एरर। तो समटाइम द स्पीड ऑफ द मीटर इज आइदर फास्ट और स्लो रिजल्टिंग इन द रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी कंजप्शन। ये तो आप जानते हो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये हर जगह पर आता है। आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको ये प्रॉब्लम सुनने को मिलती है कि हमारा मीटर चलता कम है लेकिन फिर भी रीडिंग ज्यादा आती है। ठीक है, तो ये किस कारण से होती है? ये आपके कारण ये होता है, एन एरर इज द स्पीड ऑफ द मीटर व्हेन टेस्टेड और नॉन इंडक्टिव लोड कैन बी एलिमिनेटेड बाय करेक्टली एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ ब्रेक मैग्नेट, मूवमेंट ऑफ द ब्रेक मैग्नेट इन डायरेक्शन ऑफ द स्पिंडल विल रिड्यूस द ब्रेकिंग टॉर्क एंड वाइस वर्सा। ये मैंने आपको एक चीज पहले बता रखी थी कि जो आपका स्पिंडल का मूवमेंट होता है, उस स्पिंडल के मूवमेंट के जस्ट क्रॉस के अंदर हम लोग एक मैग्नेट का यूज करते हैं। कौन से मैग्नेट का? इस तरह से मैंने आपको एक बताया था, ये आपका जो था वो ब्रेक मैग्नेट था। ओके, इस तरीके का एक मैग्नेट था, ब्रेक मैग्नेट। और ये क्या करता था, ये ब्रेक मैग्नेट ये करता था कि जो भी आपका स्पिंडल का मूवमेंट है, उस स्पिंडल के मूवमेंट जैसे ही आपने लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया, उसका जो मूवमेंट है वो अगेन जीरो पे आ गया। अगर ब्रेक मैग्नेट वर्क करना बंद कर देगा तो आपकी सप्लाई ऑफ करने के बाद में भी आपकी जो रिंग है उस तक कोई ब्रेक नहीं लगेगा, वो घूमती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि जो ब्रेक मैग्नेट है, उस ब्रेक मैग्नेट के मूवमेंट को कंटिन्यूसली मुझे चेक करते रहना पड़ेगा। ओके, देन फ्रिक्शन कंपनसेशन और फ्रिक्शन एरर। फ्रिक्शन एरर कहाँ होगा? A frictional force at the rotor bearing and the counting or registering mechanism cause noticeable error, especially at light load. At light load, the torque due to friction and considered as the braking torque on the disc rotor, since friction torque is not proportional to the speed but is roughly constant, it can cause considerable error in meter reading. मैंने आपको कहा था कि जो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ होगा? जो आपका काउंटिंग मैकेनिज्म है, जो आपका रजिस्टरिंग मैकेनिज्म, जहां पे आपने गियर बॉक्स लगा रखा है, जो आप जहां आपके पास एक एलसीडी लगी हुई है जिसके अंदर आप अपनी रीडिंग को शो करते हैं कि इतना आपके पास कंजप्शन हुआ, तो उसमें अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो उस फ्रिक्शन के कारण उसका जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? कई बार स्लो होगा, कई बार ज्यादा होगा। क्लियर? तो इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? दिस एरर कैन बी रिड्यूस टू एन unimportant level by making the ration of the shunt magnet flux and the series magnet with the help of two shading ring। अगेन वो क्या वही है कि जब आपका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसको वहां पर एक शेडिंग रिंग लगाएंगे वहां पर अगेन, ताकि उस शेडिंग रिंग से क्या होगा, ये लोड को एडजस्टमेंट करेगा कि जितना आपके पास लोड कनेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ही वो रीडिंग देगा। अगर लोड नहीं है तो वो उसको रीडिंग नहीं देगा। और ये जो बेसिकली होता है वो करीब करीब 8 टू 10 टू फुल लोड होता है कि अगर आपके पास फुल लोड है तो उस फुल लोड का 8 टू 10% चेंजेस वहां पर आता है, उसका डिस्क है वो रोटेट कंटिन्यूसली होती रहती है। ओके, उसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है आपका क्रीपिंग। समटाइम द डिस्क ऑफ द एनर्जी मीटर मेक स्लो बट कंटिन्यूसली रोटेशन एट नो लोड व्हेन द पोटेंशियल कॉइल is excited but with no current flowing the load. This is called creeping. This error may be caused due to overcompensation of friction, excessive supply voltage, vibration। अब ये क्रीपिंग क्या होता है? क्रीपिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके पास ये कहूँ कि जो कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, या तो स्लो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या जीरो लोड हो रहा है, लेकिन वो रोटेशन है वो कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? उससे पोटेंशियल कॉर्ड एक्साइटेड हो रही है, विदाउट करंट फ्लो भी वो एक्साइटेड हो रही है। ये किस कारण से हो सकता है? मे बी फ्रिक्शन के कारण, मे बी अच्छी सप्लाई वोल्टेज के कारण, वाइब्रेशन के कारण। तो इसको मीन करने के लिए क्या अपन क्या करेंगे, ये मैंने आपको चीज बता रखी है क्लास में भी कि वहां पर अपन दो होल्स बनाते हैं। ये जब मैंने आपको क्लास में नहीं, मैंने जब एनर्जी मीटर आपको पढ़ाया था तब, कि अपन क्या करते हैं, दो होल बना के ड्रिल करके उसके डिस्क के अपोजिट साइड में लगा देते हैं स्पिंडल के, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उसका जो रोटेशन है वो रुक जाएगा। जैसे ही मैं लोड को डिस्कनेक्ट करूंगा उस होल के डिस्क के कारण वो रुक जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द क्रीपिंग और नो लोड, टू होल्स are drilled in the disc on opposite side of the spindle. This causes sufficient distortion of the field. The result is that the disc tends to remain stationary when one of the hole comes under one of the shunt magnet। इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास लोड नहीं है तो उसका रोटेशन नहीं होगा। अगेन कुछ चीजें ये हो सकती है, टेम्परेचर एरर हो सकती है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हो सकते हैं, उसके बाद में
वोल्टेज वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर में फिर क्या होगा, टेम्परेचर का अपन कुछ कर नहीं सकते, द एरर ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर आर वेरी स्मॉल because the variation effect produce tends to natural one another, because जो टेम्परेचर का आपका जो इफेक्ट आता है, कई लोग ये बोलते हैं कि मेरा मीटर तो धूप में पड़ा था इसलिए रीडिंग दे रहा है, नहीं है, इससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो जो इसका जो बेसिकली जो टेम्परेचर की अपन जो बात कर रहे हैं, वो टेम्परेचर की बात ये होती है कि जो आपके पास कॉइल अंदर यूज कर रहे हैं, उस कॉइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है या उसके सर्किट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो जो इंटरनली हीट जनरेट हो रही है, वो उसका टेम्परेचर होता है। और उसको रिजेन करने के लिए क्या करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्क ऑफ द पोटेंशियल कॉइल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ बिग मैग्नेट आर अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, देयरफॉर ग्रेट केयर इन एक्सरसाइज इन द डिजाइन ऑफ द मीटर टू एलिमिनेट द एरर। मैंने आपको वही चीज बताई कि ये जो टेम्परेचर एरर है वो उसके इंटरनल इफेक्ट के कारण हो सकता है। तो जब भी आप पोटेंशियल कॉइल या जो मैग्नेट जो लिंकअप प्रोड्यूस हो रहा है वो, या जो मैग्नेट से जो शंट मैग्नेट या सीरीज मैग्नेट या ब्रेक मैग्नेट, जब भी आप उसको डिजाइन करो तो उसको डिजाइन का जो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उसका इंटरनल कोई भी इफेक्ट नहीं हो। सेम ये दोनों यही है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हो, चाहे वो वोल्टेज वेरिएशन, दोनों का एक ही चीज है कि जो आप जब भी उसको डिजाइन करो, दिस कैन बी एलिमिनेटेड बाय द प्रॉपर डिजाइन ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट ऑफ द शंट मैग्नेट। तो ये जो 3 पॉइंट है आपके, टेम्परेचर हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वोल्टेज वेरिएशन हो, ये तीनों आप ओवरकम कब कर सकते हैं, जब आप उसको डिजाइन करते हो और उसको डिजाइन में सही तरीके से ऑपरेट करता है। ओके।